बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। 5 मई 2025 सोमवार का दिन। शहबाज सरकार के लिए मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है और एक जानिब तो इस वक्त जो अपोजिशन इत्तेहाद ने मास्टर स्ट्रोक खेला है, वो इस वक्त इस हुकूमत को क्लीन बोल्ड कर चुका है और हुकूमत के लिए मुश्किलात में इजाफा ही इजाफा है। इस सब में एक जानिब अपोजिशन इत्तेहाद तो वहीं दूसरी जानिब मौलाना फजल रहमान ने भी बड़ी अनहोनी की है। ये सारी की सारी डिटेल्स जो हैं ये आपके सामने रखनी है, क्योंकि अडयाला जेल से बहुत बड़ी खबर आ रही है और अपोजिशन इत्तेहाद ने लोहा गर्म देख के वार किया है, रंदा फेरने का फैसला किया है। और आपको मालूम है कि डीजी आईएसपीआर की ब्रीफिंग में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं गई, क्योंकि पीटीआई का मौकफ है कि इमरान खान साहब से मुलाकात के बगैर अगर हम डीजी आईएसपीआर की मीटिंग में जाते हैं तो वो माइनस इमरान के मुतरादिफ होगा हमारा ये कदम। अब जो आज हुआ है उसे आप समझें। ऑपोजिशन इत्तेहाद, जिसमें तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के बैनर के नीचे महमूद खान चकज़ई की जमात है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन है, फिर जो पार्टी है शायद खाकान अब्बासी और मुस्तफ़ा नवाज खोखर की वो वाली पार्टी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये सारी जमातें इस ऑपोजिशन इत्तेहाद का हिस्सा हैं। मौलाना फजल रहमान तो इस इत्तेहाद में शामिल नहीं हुए, ऑल्दो उन्होंने भी आज हुकूमत को एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है। लेकिन एक तरफ कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस हुकूमत की नीयत का पता चल जाएगा कि ये किस कदर सीरियस है नेशनल कंसेंसस और एक कौमी इत्तफाक राय बिल्ड करने के लिए। क्योंकि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसने नाम दे दिए हुए लॉयर्स के जिन्होंने कल इमरान खान साहब से मुलाकात करनी है। कल मंगल है, खान साहब से उनकी बहनों की मुलाकात क्या हो पाती है या नहीं, ये भी इस जानिब एक बहुत क्लियर इंडिकेटर होगा कि इनकी सीरियसनेस कितनी है। क्या ये असल में कौमी इत्तफाक राय और कौमी यकजहती चाहते हैं या फिर ये सिर्फ और सिर्फ कार्रवाई डाल के खाना पूरी करना चाहते हैं। अब जो नाम दिए गए हैं, सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर गौहर, सलमान सफदर, नियाजुल्लाह नियाजी, नईम हैदर पंजौथा और बैरिस्टर अली जफर, ये 6 लोगों के नाम है। इसके अलावा फैमिली तो आपको पता है कि इमरान खान साहब की तीनों बहनें और कजन जो हैं वो मुलाकात के लिए जाते हैं, लेकिन अभी तक उनकी मुलाकात जो है अब तो महीने होने वाले हैं, नहीं करवाई जा रही। अब एक तरफ तो पीटीआई के कुछ रहनुमा जो हैं वो ये मायूसी भी फैला रहे हैं कि भाई हमारे बंदे नहीं निकलते, ये हो जाता है वो हो जाता है, हमने बस पार्टी को अब जिंदा रखना है। ऐसा है नहीं। इमरान खान साहब की मकबूलियत अवाम के अंदर जो है वो अनप्रेसिडेंटेड है और बस एक सही डायरेक्शन में मौजूदा लीडरशिप अगर चीजों को लेकर चले और थोड़ी सी बहादुरी दिखाए, हम ये नहीं कह रहे कि कोई बहुत आउट ऑफ द वे बहादुरी दिखाएं, थोड़ी सी हिम्मत और थोड़ी सी भी बहादुरी दिखाएं तो बहुत सी चीजें मस्बत अंदाज में आगे बढ़ सकती हैं। अब आप ये देखें कि आज ऑपोजिशन इत्तेहाद जो है उसने अपना जो कौमी एजेंडा पेश किया है वो इस निजाम के लिए, इस हुकूमत के लिए और एस्टैब्लिशमेंट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं इसकी तमाम तर शिक्कें जो हैं वो आसान लफ्जों में आपके सामने रखता हूं, फिर मौलाना फजल रहमान वाले मामले पर आएंगे और किस तरह से अडयाला जेल में बैठा कैदी नंबर 804 इस वक्त भी इस हुकूमत के लिए एक थ्रेट है और इस हुकूमत को टफ टाइम दे रहा है। जरा ये डेवलपमेंट समझिएगा। शिक नंबर 1, 8 फरवरी के इंतखाबात का लदम करार देने और मुल्क में नए इंतखाबात करवाने का मुतालबा। ऐसे इंतखाबात करवाए जाएं जिनमें एजेंसियों और इदारों का कोई रोल ना हो। शिक नंबर 2, आइन के आर्टिकल 8 से 28 तक जो कि बुनियादी इंसानी हुकूक से मुतल्लिक हैं, पाकिस्तान में उन पर अमल दरामद अमलन खत्म हो चुका है। पीका एक्ट और 26वीं तरमीम जैसी काली कानून साजी इस काली असम्बली से जो करवाई गई है, ऑपोजिशन इत्तेहाद उसे मुस्तरद करती है। शिक नंबर 3, आइन के आर्टिकल 245 के तहत फौज की जिन जिम्मेदारियों का तयन कर दिया गया है, फौज को उन तक महदूद किया जाए। फौज की जानिब से हाकमियत में मुदाखलत की वजह अवाम और फौज में जो फर्क पैदा हो गया है वो खतरनाक है कि फौज जो हाकमियत के अंदर अपना शेयर चाहती है उसकी वजह से अवाम और फौज में तफरीक आई है। शिक नंबर 4, ऑपोजिशन इत्तेहाद मुतालबा करता है कि नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाए। मुल्क में दहशतगर्दी और मुल्क के एक बड़े हिस्से पर रियासत की रिट खत्म होने और पारा चनार समेत मुल्क में फिरका वारियत के बढ़ने की ऑपोजिशन इत्तेहाद मजम्मत करता है और इस पर तशवीश का इजहार करता है। शिक नंबर 5, ऑपोजिशन इत्तेहाद हुकूमत के शाहाना खर्चों में कमी और अवामी पाकिस्तान पर टैक्सों की भरमार में कमी का मुतालबा करता है, क्योंकि इन टैक्सों से पाकिस्तान की मईशत जो है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर चल रही है और आप देखें कि किस तरह से चीजें मुल्क के लिए और आम आवाम के लिए मुआशी तौर पर खराब होती जा रही हैं। इस सबके अंदर शिक नंबर 6 है कि हुकूमत ने अदलिया को जेली महकमा बनाने के लिए जो कोर्ट पैकिंग की है और जो इस जिमन में तकर्रियां और तबादले किए हैं, ऑपोजिशन इत्तेहाद उसकी मजम्मत करता है और ऐसी तमाम तर तकर्रियों की मजम्मत करता है और उसे मुस्तरद करता है। इस सबके साथ साथ शिक नंबर 7 में कहा गया है कि ऑपोजिशन इत्तेहाद पानी के वसाइल की तकसीम 1991 के वाटर का जो एक मामला था उस पर अमल दरामद होना चाहिए। सिंध के अवाम के पानी में कमी और दरियाई सिंध के बहाव में कमी का सबब बनने वाले मनसूबों पर पेशगी एतमाद में ना लेने की ऑपोजिशन इत्तेहाद मजम्मत करता है और चोलिस्तान की नहरों की एसआईएफसी के जरिए
तेज तरीन तकमील विफाक के मुनाफी समझता है। शिक नंबर 8, अपोजिशन इत्तेहाद 18वीं तरमीम के जरिए सूबों को मिलने वाले इख्तियारात पर SIFC के कयाम को काली जरब समझता है। पांचों सूबों को दिहाइयों की जिद्दोजहद के बाद मिलने वाले हुकूक SIFC जैसे गैर नुमाइंदा फोरम के जरिए सलब नहीं किए जा सकते। शिक नंबर 9, पाकिस्तान में पाकिस्तानियों को मिसिंग पर्सन बनाना बंद किया जाए और इस अमल की संगीनी और दूर रस नताइज को समझते हुए पहले से मिसिंग पर्सन को अदालतों में पेश करने का अपोजिशन इत्तेहाद मुतालबा करता है। शिक नंबर 10, मसनूई जहानत AI के दौर में इंटरनेट पर बंदिश काबिल मजम्मत ही नहीं बाइसे शर्म है और अपोजिशन इत्तेहाद इंटरनेट बंदिश फौरी खत्म करने का मुतालबा करता है। शिक नंबर 11, 60% नौजवानों की आबादी वाले मुल्क में स्टूडेंट्स यूनियन पर पाबंदी खत्म की जाए। शिक 12, आइन के आर्टिकल 140 के तहत इस्लामाबाद और पंजाब में शफाफ बल्दियाती इंतखाबात करवाए जाएं और क्वेटा मेट्रोपॉलिटन के नताइज रोक लिए गए थे, वहां पर भी हकीकी मानों में इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल हो। शिक नंबर 13, इमरान खान समेत तमाम सियासी असीरान को रिहा किया जाए और सियासी बुनियादों पर दर्ज मुकदमात की जांच पड़ताल करके उन्हें खत्म किया जाए। इस सब के अंदर शिक नंबर 14 यह है कि यह इत्तेहाद हुकूमत से तकाजा करता है कि खारजी महाज पर इको चैम्बर से बाहर आए और तेजी से बदलती हुई बैन अल-अक़वामी सूरत हाल का इदराक करे, फलस्तीन में मुसलमानों की नस्ल कुशी के खिलाफ भी बात करे और इस सब के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसमें इंटरनेशनल ऑर्डर जवाल पजीर हो रहा है। हुकूमत को उस हवाले से चीजों को बेहतर करना होगा। शिक नंबर 15, सियासी जमातों के इत्तफाक से एक ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन कायम किया जाए जो माजी के वाकयात और मुल्की तारीख दुरुस्त करने के लिए अपनी रिपोर्ट्स मुरतब करे और इस सब के अंदर ऐसे कमीशन पर मौजूदा हुकूमती इत्तेहाद चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की शिक नंबर 13 में इत्तफाक कर चुका है, लेकिन 3 बार इक्तदार में आने के बावजूद ये इसे अमली जामा नहीं पहनाते। अब ये जो इस सब के अंदर ये 15 शिक्तें हैं, इसमें अदलिया से लेकर इस्टेब्लिशमेंट के किरदार से लेकर इस हुकूमत और जो कोर्ट पैकिंग से लेकर एस्टैब्लिशमेंट का सियासत में किरदार, इमरान खान साहब के हवाले से जो इस वक्त उनकी गैर कानूनी हिरासत है, उनके साथ जो जुल्म और जबर किया जा रहा है PTI के लोगों के साथ, हर चीज जो है उसे बहुत कैटेगोरिकली और बहुत ज्यादा तफसील के साथ बयान कर दिया गया है। अब वहीं दूसरी जानिब नाज़रीन इकराम, मैं आपको यह बताऊं कि हुकूमत जो है वो ये कह रही है कि जी हम इत्तफाक़ राय पैदा करना चाहते हैं और PTI ने DG ISPR वाली ब्रीफिंग जिसमें अता तारड़ और DG ISPR ने एक बैकग्राउंड ब्रीफिंग देनी थी, PTI ने उसमें शिरकत ना करके बहुत बड़ा जुल्म किया, ये कर दिया वो कर दिया। ऑल्दो आप देखें कि उसके अंदर क्या वजीर दाखिला आया, उसमें क्या वजीर खारजा आया, उसमें क्या नवाज शरीफ आए, क्या उसमें शहबाज शरीफ, मतलब यहां से पता चलता है ना कि सीरियसनेस कितनी है। लेकिन अब यह बताया जा रहा है कि मौलाना फजल रहमान जो है उन्हें हुकूमत ने डिच कर दिया और मौलाना फजल रहमान साहब जो है, जो कि अपोजिशन इत्तेहाद में खुलकर शामिल नहीं होते लेकिन हुकूमत के साथ भी नहीं मिल रहे, मौलाना फजल रहमान साहब के लिए एक आई ओपनर है कि एतवार को होने वाली जो ब्रीफिंग थी उसमें मौलाना साहब को इनविटेशन ही नहीं दिया गया। ऑल्दो ये ब्रीफिंग कोई पार्लिमानी पार्टियों की भी नहीं थी, ये ब्रीफिंग जो है ये सियासी जमातों की थी। इसमें परवेज खटक साहब जैसे बंदा जो कि इररेलेवेंट तरीन पॉलिटिकली अगर हम देखें PTI नजरियाती बना के, वो अगर बैठा हुआ है, तो मौलाना फजल रहमान जो कि एक पॉलिटिकल रियलिटी है मुल्क की, वो इस वक्त अगर इस मीटिंग के अंदर शामिल नहीं थे और उन्हें बुलाया ही नहीं गया था, तो ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। और मौलाना फजल रहमान की पार्टी ने यह बात कंफर्म की है कि उन तक इन्विटेशन एक्सटेंड ही नहीं किया गया। इससे आप चीजों की सीरियसनेस को समझें कि इस वक्त ये कितने सीरियस है कौमी इत्तफाक़ राय पैदा करने के लिए। वरना ये होता है कि आप तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं उन्हें ऑन बोर्ड लेते हैं और ऐसे मामलात के अंदर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का जो PTI मुतालबा कर रही है कि जी पार्लियामेंट का मुश्तरका सेशन नहीं बल्कि आप एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएं। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो आएगी वो उसमें इमरान खान साहब की शिरकत होगी, तो कौमी इत्तफाक़ राय तो 1 मिनट में पैदा हो जाएगा और यकीन माने 1-2 मिनट के अंदर ही बाज़ाब्ता तौर पर चीजें जो हैं वो बिल्कुल डिफरेंट अंदाज में आगे बढ़ेंगी। तो ये कौमी इत्तफाक़ राय पैदा करना और ये सब कुछ करना, यूं लग रहा है कि हुकूमत जो है, शहबाज सरकार जो है, वो इस सब के अंदर सीरियस नहीं है और मौलाना फजल रहमान को इन्विटेशन ना देना भी इसी सिलसिले की एक बहुत अहम तरीन कड़ी है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।